हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसकी थीम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें को समझेंगे। एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट को बनाती है। एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से समझने के बाद आप हर एग्ज़ाम को टैकल कर पाएंगे। कल फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताती हैं हमें किताबें, इतना हम पढ़ चुके थे। किताबें जो हमें उत्तर पश्चिम में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती हैं, पर कब्रें हमें मिली हैं दक्षिण भारत में। उत्तर पश्चिम में हमें कब्रों के कोई प्रमाण नहीं मिले। इसका मतलब है कि जो ऋग्वेद का टाइम आया है, वेदों का, किताबों का, उस टाइम में वो लोग इतना विकसित हो चुके थे कि पढ़ने लगे थे। पर दक्षिण भारत के बारे में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बोल सकते हैं कि वो लोग अभी भी थोड़ा पीछे चल रहे थे, नवपाषाण टाइम में चल रहे थे। दोनों ही एक ही टाइम पीरियड में घटित हुई हैं किताबें, उत्तर पश्चिम में और ये दक्षिण भारत में। कल भारत में कैसे कैसे लोग हुए, क्या हुए, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हमारे टॉपिक हैं खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। थर्ड, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। प्रहरी पहरेदार, खामोश कब्रें हैं, खामोश ही होंगी, बोलेंगी थोड़ी ना, तो वैसे है ये महापाषाणों की कहानी। महापाषाण, महा मतलब बड़ा, विशाल, पाषाण मतलब पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनमें कैसे लोगों को दफनाया गया, उन सब के बारे में हम जानेंगे। यह जो घटना है यह भी उसी टाइम पीरियड में हो रही थी। यह कहाँ हो रही थी? यह दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। हमने वहाँ उत्तर पश्चिम वर्ड यूज किया है, ना कि उत्तर, क्योंकि कश्मीर उत्तर में है। ये उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित, दक्षिण भारत और दक्कन में थी। ठीक है, दो तरह की मिली है, एक जमीन के ऊपर और एक जमीन के नीचे। अब क्या हुआ कि कुछ कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार, ये जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं गोलाकार रूप में, ये जो गोलाकार रूप में, इन गोलाकार रूप में ये चीज़ें यहाँ हमें मिली हैं, सजाए हुए यहाँ पत्थर मिलते हैं। ये है दफनाई गई कब्र और इसके चारों ओर मिले हैं हमें पत्थर। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। एक ये ही एकमात्र प्रमाण है क्योंकि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, इसके ऊपर कोई निशान रख देते हैं ताकि ये पता चल जाए। अब एक ज़मीन जो है सरफेस है, प्लेन है, अब अगर उस पे उसके नीचे कोई कब्र है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसके नीचे कुछ है? तो वो एक निशान लगा देते थे, एक मार्क लगा देते थे ताकि उनको पता चल जाए कि यहाँ हमने किसी को दफन किया है। कब्रें हैं महापाषाण की हैं तो पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, अब आगे आता है महापाषाण में जो लोग हैं, ये जो कब्रें हैं वो कैसे बनती थी। गड्ढा खोदा जाता था, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, फिर उनमें मरे हुए बंदे को दफनाना। ठीक है, फिर आता है कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। समानताएं क्या हैं? समानताएं तो ये हैं कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन है, इसलिए वो उनके साथ कुछ बर्तन दबा देते थे। अब बर्तन दबे हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कौन से बर्तन दबे हैं? जैसे उनमें लिखा है काले व लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर। इसका मतलब है कि उस टाइम में, महापाषाण के टाइम में, जो ये बता रही हैं हमें कब्रें, इस टाइम में इस तरह के बर्तन थे, वरना हमने हड़प्पा में अलग तरह के बर्तनों के बारे में पढ़ा है। यहाँ हमें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना गया, उनके साथ दफनाया गया। ठीक है, ये बर्तन हैं, ध्यान से याद रखने हैं। और इनके साथ साथ बर्तन तो दबाए ही, लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान वो तथा पत्थर
और सोने के गहने भी दबाए हुए मिले हैं। किसके साथ? कंकाल के साथ। जिसकी डेथ हो गई है उसके साथ ये सब चीज़ें मिली हैं, लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं। हड़प्पा में हमने तांबे, टीन इनके बारे में पढ़ा ना, उनमें कहीं भी लोहे का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती थी। लोहे का प्रयोग हमें यहाँ मिला है, ना कि हड़प्पा सभ्यता में। अब देखिए आगे कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। ये जो हैं सामान मिले हैं हमें यहाँ से लोहे के, कब्रों में दफन किए हुए। क्या क्या? जैसे यहाँ पे आता है कि ये घोड़े के लिए सामान और कुल्हाड़ियाँ और एक कटार मतलब तलवार टाइप में, ऐसी चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं। फिर आता है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो दफन किया हुआ है, क्या हम उसको देखकर, वो इतने टाइम पहले दफन हुआ है, उसका कंकाल ही हमें मिला है, क्या उस कंकाल को देखकर पता लगाया जा सकता है कि वो अमीर घर से था या गरीब घर से था, कैसा था? तो इनके बारे में भी पुरातत्वविदों को पता चला है। उनका हम अंतर कर पाते हैं, सामाजिक अंतर कर पाते हैं कि वो लोग गरीब थे या अमीर, जो उस कब्र में दफनाया गया व्यक्ति है। आइए देखते हैं वो कैसे जान पाते हैं। क्योंकि कंकाल के साथ क्या हुआ, कंकाल है उस व्यक्ति के साथ कुछ चीज़ें जो हैं दूसरी कब्र से ज़्यादा दफनाई गई थी। अब एक कब्र है उसमें मिले हैं हमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, और जबकि दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन मिले दूसरी में, और एक में मिले सोने के मनके। तो इसका मतलब है उसके सोने के मनके होंगे, जो व्यक्ति की डेथ हुई है, जिसको दफनाया गया है, वो 33 वो यूज़ करता होगा इन चीज़ों को, इसलिए उसके साथ दफनाया गया। अगर वो गरीब है तो उसके साथ 33 सोने के मनके वो लोग क्यों दबाते? नहीं दबा सकते, वो खुद यूज़ कर लेते। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से, जो उनके कंकाल के साथ में मिली हुई चीज़ें हैं ना, उनसे हमें उनकी सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगा कि जिस व्यक्ति के पास 33 सोने के मनके हैं और शंख पाए हैं वो अमीर होगा उस टाइम में, और जिनके पास कुछ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए हैं वो गरीब होगा। अब आगे चलते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? ऐसा था क्या? ऐसे हमसे पूछा है। महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। अब क्या है ये? इसमें आया है, अब कंकाल है जो उनकी स्टडी की गई, उनके ऊपर ये कितना पुराना है उनके बारे में जाना गया। तो उसमें पाया कि ये एक ही परिवार के लोग हैं। जब उन्होंने देखा तो ये पाया कि ये एक ही परिवार के लोग हैं, पर इनकी जो मृत्यु का टाइम है वो अलग अलग है। उनकी एक साथ मृत्यु नहीं हुई, बाद में उनको उनके साथ दफना दिया गया। अब वो कैसे दफनाते थे? पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। वो क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे ताकि एक ही परिवार के लोग हो, ये ना हो कि उसके दूसरे परिवार की वाले कब्र में अपने परिवार वाला ऐसा नहीं करने की वजह से वो कुछ चिन्ह बना देते थे कि ये हमारे वालों की है और ये दूसरे वालों की है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये है पोर्ट होल का रास्ता। देखिए यहाँ पे हल्का सा एक छेद नज़र आ रहा है, ये पोर्ट होल का रास्ता है। यहाँ पे जो ये रेड के अंदर है, ये छोटा सा गोल, इसको पोर्ट होल बोला गया है। पोर्ट होल क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पोर्ट होल क्या होता है? पोर्ट होल एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाए जाने के लिए बनाया गया रास्ता। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब सबसे पहले तो ये देखिए, इनाम गांव कहाँ स्थित है? यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। भीमा की सहायक नदी
अब ये आता है कि जो इनाम गांव है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह आरंभिक गांव है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। ये जो जगह है, हमें ये जो स्थान है, इसमें क्या विशेषता मिली, क्यों इसको लिखा गया कि एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, क्योंकि इसमें जो दफनाया गया व्यक्ति था कब्र में, वो सीधा लेटाया गया था, गड्ढे में सीधा लेटाया गया था, और सिर था उसका उत्तर दिशा की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था और कई बार बाहर भी दफनाए के प्रमाण मिले हैं। अब जो घर के अंदर कैसे, जो आंगन हुआ, घर का आंगन है, 4-5 कमरे, उनके बीच में जो आंगन है, उनके पास दफनाया गया। उनके पास क्या क्या रख देते थे, यहाँ ये तो हमने पहले ही पढ़ा था ना, कि उनके पास खाने का सामान रख दिया, पानी रख दिया, कोई चीज़ें रख दी जो वो लोग प्रयोग करते थे, उन्हीं के साथ उनको दफनाया जाता था। ठीक है, पर ये अलग क्यों है, क्योंकि ये घर के आंगन के बीच में मिले हैं और सर उनका उत्तर दिशा में है। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। जो इनाम गांव के इस घर की बात हुई है, ये सबसे, जो भी इस एरिया में सबसे बड़े घर थे उनमें सबसे बड़ा था। तो ऐसा माना जा सकता है ये किसी सरदार का शव होगा जिसे दफनाया गया होगा। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार वन पार्ट में कथन क्या है, वो क्या है, उनमें क्योंकि में पूछ लेते हैं क्या उस घर में एक अनाज का गोदाम मिला था। ये इनाम गांव में मिला था गोदाम, वरना हम अभी तक हम ये पोर्ट वगैरह देखते आए हैं कि उन्होंने भंडार करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई, पर कभी भी गोदाम का जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ आके गोदाम का वर्णन आया है। कौन से गाँव में? इनाम गांव में। सबके पैर मुड़े हुए थे। अब आगे देखते हैं इनाम गांव के काम धंधे। वो इनाम गांव के जो लोग हैं वो काम क्या क्या किया करते थे। इसमें लिखा है कि पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, अब ये कौन उगाएगा? किसान उगाएगा ना। तो लोगों के काम धंधे में फर्स्ट हुआ कि वो लोग किसान थे। फिर आता है कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इन हड्डियों पर काटने के निशान का यह अंदाजा लगाया जा सकता है लोग इन्हें खाते होंगे, तो इसका मतलब है कि वो शिकारी भी होंगे। फिर आता है कि वो लोग जो हैं ऐसे प्रमाण मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी चीज़ें एकत्र किया करते थे, इकट्ठी किया करते थे। तो इसका मतलब है कि वो संग्राहक भी थे, कलेक्ट किया करते थे चीज़ों को। तो वो किसान भी थे, शिकारी भी थे, संग्राहक भी थे, जो खाने की चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे। अब आगे देखते हैं क्या बताते हैं हमें लोग के अध्ययन। अब कंकालों से उनके बारे में स्टडी की गई कि ये कंकाल किसका है, कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में आता है कि जब जो कंकाल छोटे आकार के थे तो उनको ऐसा माना जाएगा कि एक कंकाल बड़ा है, एक छोटा है। तो ऐसे बोला जाएगा कि जो छोटा कंकाल है वो एक बच्चे का है, बड़ा हो गया कि वो एक मानव का हुआ, इंसान का हुआ। अब कई बार ये भी मिथ आया कि क्या पता कोई इंसान जो है हाइट में छोटा हो, इस प्रकार। फिर आगे आया कि जो भी है कंकाल में महिलाओं और पुरुषों के बारे में कैसे पता लगाया गया कि ये महिलाएं थी और ये पुरुष थे। वो पता लगाया गया उनके सामान के आधार पर, जो चीज़ें उस कब्र में मिली उनके आधार पर पता लगाया गया कि ये महिला है, ये पुरुष है। जैसे एक कंकाल के साथ कुछ गहने मिले हैं, कंकाल के साथ अगर गहने मिलेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि ये जरूर स्त्री होगी, फीमेल होगी, मेल नहीं होगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार हमने अगर तस्वीरों में देखा है तो कहीं ना कहीं राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये सब भी दिखते हैं आभूषण पहने हुए। ये भी तो मेल हुए ना, वो भी वस्त्र आभूषण पहन रहे हैं। तो इसका ये जरूरी नहीं है कि फीमेल ही वस्त्र आभूषण पहनती थी, ठीक है, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। यहाँ से यह चीज़ें क्लियर नहीं हुई। अब किससे पता लगाया गया कि ये महिला ही है और ये पुरुष ही है? ये पता लगाया गया कि महिलाएं जो हैं वो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। इसके आधार पर उनके बारे में पता लगाया गया कि यही महिलाएँ हैं, क्योंकि बच्चों को जन्म देने का काम तो महिलाएँ ही करती हैं। उसी के आधार पर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ही ये पता लगाया गया कि ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है, लाइनें 3 हैं पर क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आता ही है। किससे? चरक से। चरक
चरक कौन? जो सबसे प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं हमारे भारत में। बोला जाता है कि चिकित्सा शास्त्र जो है अदर दूसरी कंट्रियों से आई है, नहीं, सबसे पहले हमारे देश में इसके प्रमाण मिले हैं। चरक नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ है। चरक जिसने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। इनकी किताब का नाम ही बहुत फेमस है कि इन्होंने क्या नाम लिखी। इनके नाम के साथ ही इनकी बुक का नाम याद कर सकते हैं, चरक संहिता, चरक ने लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, ठीक है, पर जो हमारा आधुनिक विज्ञान है वो कहता है कि 206 हड्डियां हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा हैं, 206 हड्डियां मानता है। पर जो चरक जी हैं उन्होंने 360 हड्डियां बताई हैं। तो ऐसा माना जाता है संभवतः चरक जी ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है, इसलिए उन्होंने हड्डियां 360 बताई हैं। आइए एक बार सारे लेसन को रिवाइज हम कर लेते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने आज पढ़ा है। हमने सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ा। वेद वो ज्ञान, वो नॉलेज का भंडार, वो ज्ञान का भंडार है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। हमारे यज्ञ करने, मंत्रों के बारे में, संगीत के बारे में, हमारे जो कर्म कांड हैं उन सब के बारे में हमें वेदों से ही पता चलता है। वेद जो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो ये है सबसे पुराना वेद, ये हमारी बुक में डिटेल से आया है। ऋग्वेद, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सुकत कहा गया है, जिसका मतलब होता है अच्छी प्रकार से बोला गया। ये जो है ना पूरी लाइन अच्छी प्रकार से बोला गया, ये प्रीवियस ईयर में आई हुई है। इसमें 3 देवताओं का स्तुति का वर्णन किया गया है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता, सोम एक पौधा। फिर आता है ऋग्वेद की भाषा जो है वो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है। इसमें गायें, नदियों की तुलना गाय और घोड़े से की गई है। फिर आता है भाषा परिवार, हमारे जो है 4 भाषीय परिवार हैं। 4 भाषीय परिवार, भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, जिसमें असमिया ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि असमिया जो है हमारे इसमें नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, पर यह जो है वो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। यह पूर्वोत्तर प्रदेशों में है, पर उस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, उस परिवार का हिस्सा नहीं है जिसमें ये आती हैं। फिर आता है तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं, वो पूर्वोत्तर प्रदेश में। और फिर आती हैं द्रविड़ भाषा परिवार, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ऑस्ट्रो एशियाटिक, झारखंड व मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, ये आ जाती हैं हमारी भाषाएं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था भाषाओं के बाद विश्वामित्र जी का वार्तालाप सुना था, जिसमें जो है गंगा और यमुना का जिक्र एक बार आया है। फिर हमने दस्यु के बारे में पढ़ा। दस्यु जो यज्ञ करते थे, जो आर्य, उन्हें अपना काम मवेशी घोड़ों के बारे में पढ़ा। मवेशी जो घोड़े थे वो क्या करते, किस लिए काम आते थे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो पुत्रों को ज़्यादा महत्व देते थे। और रथ के बारे में, घोड़े क्यों जीते जाते थे, रथ में लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों के लिए लड़ाई होती थी, ये सब हमने पढ़ा उसके बारे में। और लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द विष और जन, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हमने कब्र के बारे में पढ़ा, खामोश प्रहरी। और जो ऋग्वेद हैं वो उत्तर पश्चिम टाइम का है, और जो कब्रें हैं वो दक्षिण भारत में पाई गई हैं। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर और दक्कन, इन सब में ये पाई गई हैं। कुछ ज़मीन के ऊपर, कुछ ज़मीन के अंदर, कुछ को एक ही परिवार के लोगों को दफनाने के लिए पॉट होल किया जाता था। इनके साथ हमें काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर, इंग्लिश में याद कर लेना, ये इंग्लिश में ही ज़्यादातर आता है, ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ जो कब्रें थी उनके साथ हमें क्या क्या सामान मिला है वो देख लेना, वो करना है। फिर उसके बाद आया है कि इनाम गाम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आता है। फिर हमने चरक के बारे में पढ़ा। चरक जो चिकित्सा शास्त्र पर जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, चरक संहिता, जिसमें उन्होंने 360 हड्डियों के बारे में बताया है, पर आधुनिक विज्ञान ने 206 के बारे में बताया है। कौन सी अलग हड्डियों को जोड़कर बताया है ये। फिर इनाम गाम के लोगों के काम धंधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।